हाय फ्रेंड्स, मैं सेम विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले यस एकेडमी का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स नॉट रिगार्डिंग टैक्सेशन जितने भी सब्जेक्ट है CS ET CS एग्जीक्यूटिव CS प्रोफेशनल सभी के अपडेट डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब करना है। सेकेंड पॉइंट, ये जो अमेंडमेंट्स है दिस इज़ फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। ये अमेंडमेंट वीडियो मैंने कॉमन रिकॉर्ड किया है क्योंकि मैं दोनों कोर्सेज में पढ़ाता हूँ एंड मोरलेस टॉपिक्स आर सेम, एटलीस्ट फ्यू टॉपिक्स आर सेम। सो नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ पे दोनों कोर्सेज के अलग अलग नोट्स है। तो अगर आप CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हो, ओल्ड हो या न्यू हो, प्रोफेशनल ओल्ड हो या न्यू हो, आपको आपके नोट्स डाउनलोड करना है एंड आपके नोट्स में जितना दिया है मैंने उतना ही वीडियो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल CS प्रोफेशनल आपको तो सब कुछ देखना है। फॉर CS एग्जीक्यूटिव देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर नॉट देयर इन योर सिलेबस और देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स विच आर नॉट नोटिफाइड बाय इंस्टीट्यूट। तो मैंने आपके नोट्स में कवर नहीं किया, वो वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है। सो जो जो रिलेवेंट है उतना ही आपको देखना है। सो विद दिस स्मॉल इंस्ट्रक्शन ऑल द बेस्ट। ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, फटाफट पढ़ लेना। मोस्टली दिसंबर में ही अपन ने सब कुछ कवर किया है। देयर आर मोर अमेंडमेंट्स, बट ये जो अमेंडमेंट्स मैंने कवर किए हैं इंस्टीट्यूट में जितना जितना उन्होंने अपलोड किया है उसके हिसाब से अपन ने पूरा कवर किया है। एंड कस्टम एसेस देयर आर नो मेजर अमेंडमेंट्स। सो आप पूरा GST पे फोकस कीजिए एंड इसके बाद फटाफट वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। चलो सो पढ़ते हैं अमेंडमेंट्स फटाफट। क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, 30 जून 2020 को अमेंडमेंट हुआ है। ये जो यूनियन टेरिटरीज थी यहाँ पे लद्दाख को ऐड किया गया 30 जून 2020 को एंड दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। सो दमन दीव अलग थे एंड दादरा नगर हवेली एक साथ था, तो इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को एक किया गया है और एक नया ऐड किया है लद्दाख। एंड जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे है यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये वो जो आर्टिकल हट गया 2019 में उसके जैसे ही अमेंडमेंट्स हुए हैं। नाउ लद्दाख को कहाँ पे लिया गया है? दोनों यूनियन टेरिटरीज ही है बट स्टेट जम्मू कश्मीर वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है एंड लद्दाख में देयर इज़ नो स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ इनको कंबाइन क्यों? अभी ये कंबाइन करने से क्या होगा ये अपन समझते हैं। मतलब खाली अमेंडमेंट पढ़ के मतलब नहीं है, उसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट ना? खाली अमेंडमेंट्स पढ़ लिए एग्जाम के हिसाब से आप पास हो जाओगे बट आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अभी इसका मतलब क्या होगा कि दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को एक करने से अभी एक ही रजिस्ट्रेशन दोनों का जगह पे चलेगा। कंप्लायंस कम हो जाएगा गवर्नमेंट का भी और अपना भी, क्योंकि दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया। तो काफ़ी सारे प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन एक होगा तो भी सेंट्रलाइज होगा तो भी दोनों इसमें चल जाएगा। अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने उसको कंबाइन कर दिया। तो काफ़ी सारे प्रोसेस मिनिमाइज हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे वैसे भी ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, तो उसके लिए अलग से कोई सिस्टम डेवलप करना, इससे अच्छा उनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्लब कर दिया है। बस दिस इज द ओनली अमेंडमेंट इन बेसिक चैप्टर। सेकेंड जो चैप्टर था एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आर नो रिलेवेंट अमेंडमेंट्स। देखो GST में अमेंडमेंट बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको फेसबुक पे इधर उधर यू विल फाइंड मेनी पोस्ट, डोंट रिफर दैट। आप आपके इंस्टीट्यूट पे जो उन्होंने अमेंडमेंट शीट ऐड किया है मैंने उसके हिसाब से सब कवर किया है। सो इसलिए मैंने लिखा है कि नो रिलेवेंट अमेंडमेंट्स। इसका मतलब है कि आपने सिलेबस से रिलेटेड वहाँ पे अमेंडमेंट्स नहीं है। सो देयर आर मोर अमेंडमेंट्स विच आई हैव नॉट कवर्ड, जो मैं प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। बट आपके लिए जो है इंस्टीट्यूट ने जितना बोला है उतने सभी अमेंडमेंट्स अपन ने कवर किए हैं। देन चार्ज ऑफ टैक्स, इसमें अपन ने पढ़ा था CGST का सेक्शन 9, IGST सेक्शन 5, उसमें भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ये भी एज इट इज ही है। सप्लाई चैप्टर में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो अमेंडमेंट से मैंने कुछ नोटिफिकेशंस आए थे वो अपन ने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, उसके बाद कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। अगेन लिखा है नो रिलेवेंट अमेंडमेंट्स। सो दिस इज बेस्ड ऑन योर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अमेंडमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, उसके हिसाब से मैंने सब कुछ कवर किया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड वर्ड रिलेवेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंट? देयर कुड बी मोर अमेंडमेंट्स बट नॉट फॉर आवर सिलेबस। चार्ज ऑफ GST मतलब ये RCM है। RCM में अपन ने जो 15-16 केसेस पढ़े थे, करेक्ट ना? अभी RCM जितना मैंने आपको पढ़ाया था उतना ही है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सो आपको जो मैंने मेरा बुकलेट दिया है पुराना, बस वही आपको फॉलो करना है। तो जहाँ पे अमेंडमेंट्स नहीं है, मेरे जो आपके पास पुराने नोट्स है या आपने जिनसे पढ़ा है
उनके जो पुराने नोट्स है वो आपको फॉलो करना है, प्रोवाइडेड वो अपडेटेड होने चाहिए फॉर December 20। देन कंपोजिशन स्कीम में कुछ चेंजेस हुए, अपन पढ़ते हैं। उसमें रूल 3 जो है इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी, उसमें छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे दिया है, चेंज क्या है, मतलब ये अगेन एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए है, बट मैं आपको बताता हूँ। रूल 3 में क्या था, प्रोसीजर दिया है कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो प्रोसीजर क्या है। इसमें 3 लोग हैं। पहला है जिसको प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन दिया, ये कौन है, अपन ने पढ़ा था, जो जीएसटी आने से पहले पुराने लॉ में कवर्ड है एंड गवर्नमेंट ने सबको माइग्रेट कर दिया था अंडर जीएसटी, मतलब जिनका ऑलरेडी पहले वैट का नंबर था, सर्विस टैक्स नंबर था, एक्साइज ड्यूटी था, एक्साइज का नंबर था, तो उनको गवर्नमेंट ने माइग्रेट किया था, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग टैक्सेबल पर्सन अंडर ओल्ड लॉ, हु हैव टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल इलेक्ट्रॉनिक फाइल इंटीमेशन फॉर्म जीएसटी CMP 1 ड्यूली साइन वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। हाँ, तो उनको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है कौन से फॉर्म में, फॉर्म जीएसटी CMP 1 में इंटीमेट करना है ऑन द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर प्रायर टू अपॉइंटेड डेट, मतलब 1 जुलाई के पहले उनको इन्फॉर्म करना है कि हम जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। मतलब जिन्होंने 1 जुलाई के पहले माइंडसेट बना के रखा था कि हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे, उनके लिए प्रोसीजर है, बट नॉट लेटर देन 30 डेज। 1 जुलाई के बाद 30 डेज में गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ, और सच फर्दर पीरियड एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर। तो ये पहला रूल 3 में जो पहला पॉइंट था, ये किन लोगों के लिए था, जो 1 जुलाई के पहले अंडर ओल्ड लॉ रजिस्टर थे, उनको अगर डायरेक्टली कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो इस फॉर्म में अप्लाई करना है। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा, इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है। देन यहाँ पे ये दिया है कि वंस यू आर फॉर दिस स्कीम, अपन लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और आपको ITC भी क्लेम करना अलाउड नहीं है। दूसरा, एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन, करेक्ट ना। पहले वाला कौन था, जो ऑलरेडी रजिस्टर थे। लेट से आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया एंड आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया एंड नाउ यू वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो आपको फॉर्म कौन सा भरना है, फॉर्म GST REG 1 आपको भरना है, मतलब रजिस्ट्रेशन का पार्ट B भरना है आपको। ये भी अपन ने पढ़ा था। तीसरा है कन्वर्जन वाले, जो अभी नॉर्मल स्कीम में है एंड जो अभी कंपोजिशन स्कीम में शिफ्ट होने वाले हैं। सो इट इज फ्रॉम नॉर्मल स्कीम टू कंपोजिशन स्कीम। शैल इलेक्ट्रॉनिक फाइल इंटीमेशन इन फॉर्म GST CMP 02 duly signed verified through electronic verification code on the common portal directly or through facilitation center notified by the commissioner prior to commencement of financial year for which option to pay tax under above is exercised shall furnish in statement form ITC 03। अभी देखो क्या है, आप ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में हो, आप कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए आपको फॉर्म कौन सा भरना है, फॉर्म GST CMP 02। ये समझ में आया सर। फिर नॉर्मल टू कंपोजिशन में जाते समय, जब तक आप नॉर्मल में थे आपने ITC क्लेम किया था, सो अब 1 अप्रैल को तो आ रहे हो कंपोजिशन स्कीम में, सो 31 मार्च को आपका पास जो स्टॉक है उसका डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को देना है इन ITC 3। क्यों, क्योंकि इसका आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। विद इन 60 डेज, 1 अप्रैल के बाद 60 दिन में गवर्नमेंट को ये स्टेटमेंट देना है कि मेरे पास कितना अपन ने ITC क्लेम किया था, उसको रिवर्स कैसे करेंगे। तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था। तो 1 में कौन था, जो प्रोविजनल बेसिस पे थे। 2 में कौन था, जो फर्स्ट टाइम नया नंबर ले रहे हैं फर्स्ट टाइम। पहले में कौन था, एग्जिस्टिंग, जिनका माइग्रेशन हुआ है। सेकंड में नए लोग, एंड तीसरे में नॉर्मल टू कंपोजिशन। अब ये अमेंडमेंट देखो क्या हुआ है, बहुत सिंपल है। प्रोवाइड दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जो अभी अपना है, शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल इंटीमेशन फॉर्म GST CMP 2 duly signed verified through electronic verification code on common portal either directly or through facilitation center notified by commissioner on or before 30th of June। हाँ, मतलब यहाँ पे कितना बोला था, CMP 2 के लिए कितना समय था, करेक्ट ना। CMP 2 ये वाला है, तो अभी इनको एक्स्ट्रा समय दिया है। क्या दिया है, एक्स्ट्रा समय दिया है कि अब 30 जून तक उनको बता सकते हैं। एंड स्टेटमेंट कब तक सबमिट करना है, जुलाई तक करना है। जो 60 डेज का समय था वो उनको 31 जुलाई तक स्टेटमेंट दिया। दिस ओनली फॉर 2021। इसलिए मैंने कहा था कि ये अमेंडमेंट इतना काम का नहीं है, दिस ओनली फॉर फाइनेंशियल 2021। तो 2021 में जो सब रूल 3 में आते हैं उन्हीं के लिए, ये 1 और 2 के लिए नहीं है।
तो जो एग्जिस्टिंग पर्सन अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो पहला चेंज क्या है, मतलब ये कोविड की वजह से अमेंडमेंट हुआ बोल सकते हैं आप कि 30 जून तक आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो, करेक्ट ना, इंटीमेशन कब तक, 30 जून को, ठीक है। पहले नॉर्मली क्या था, प्रायर टू कमेंसमेंट होता था, अभी 30 जून तक आप इंटीमेट कर सकते हो, लेकिन अगेन एज पर कंपोजिशन स्कीम यू कैन नॉट कलेक्ट ITC एंड यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द, यू कैन नॉट टेक ITC, यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पर्सन, एनी पर्सन जिनको आप सप्लाई कर रहे हो। एंड ये जो स्टेटमेंट था जो 60 दिन में देना था, उसका भी डेट कितना कर दिया, जुलाई कर दिया। तो ये आपको आ सकता है कि जो नॉर्मल स्कीम टू कंपोजिशन शिफ्ट हो रहे ओनली फॉर 2021, ओनली फॉर 2021 हुआ अमेंडमेंट। तो फॉर्म GST CMP 2 ये कब तक कर सकते हैं आप, बाद में भी 30 जून तक कर सकते हैं। एंड जो ITC का स्टेटमेंट है जो पहले 60 दिन में देना पड़ता था आपको, अभी कितना देना है, अप्रैल मई जून जुलाई 120 दिन तक का आपको मोहलत दिया गया बिकॉज ऑफ कोविड, ये अमेंडमेंट लाया है, ठीक है। तो इतना छोटा सा अमेंडमेंट रूल 3 में हुआ है, ठीक है, एकदम रूल 3 सब रूल 3। देन ये एज इट इज है, ये एज इट इज, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने दिया है पूरा ताकि आपको लिंक रहे, क्योंकि मेरे पास आपके सभी नोट्स रहेंगे ना, मैं खाली अमेंडमेंट दूंगा तो आपको समझेंगे नहीं, तो मैंने पॉइंट पूरा कवर किया है, लेकिन आपने को पढ़ना ही इतना ही है, बाकी पॉइंट तो आप पढ़ सकते हैं। चलो ना, एक नया रूल 7 लाया गया। अभी रूल 7 नया मतलब इसमें क्या है, ध्यान से सुनो। अपन ने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, और 2019 में मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़वाया था कि जो सेक्शन 10(1) में नहीं आ सकते अंडर कंपोजिशन स्कीम, जैसे एक ही सर्विस प्रोवाइडर 10(1) में आ सकता है जो रेस्टोरेंट वाला है, करेक्ट ना, बाकी मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर को 10% अलाउ था सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन आपके जैसे मेरे जैसे प्रोफेशनल्स को अलाउड नहीं था, तो वो स्कीम लाया गया था, नोटिफिकेशन जो लाया था, जिसके तहत अगर अपना टर्नओवर 50 लाख तक है तो सभी सर्विस प्रोवाइडर जो 10(1) में नहीं आते, जो 10(1) में नहीं आते वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, ये अमेंडमेंट हुआ था। देन 50 लाख तक लास्ट ईयर का लिमिट है, इस साल भी 50 लाख तक ही है तो ही आ सकते हैं, और उस 50 लाख तक 6% टैक्स आपको देना है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो इसको अभी ये सबसेक्शन 2A किया गया, बस बाकी कुछ भी नहीं है, ये सभी परसेंट अपन ने ऑलरेडी पढ़े। तो ये रूल 7 में सभी रेट्स एक साथ दिए गए। तो जो मैंने आपको जो अभी नोटिफिकेशन पढ़वाया था, तो अभी 2 सेक्शंस हो गए, एक 10(1) आएगा और एक 10(2A) आएगा। तो 10(1) मतलब अपना नॉर्मल था, ये किसके लिए था, मैन्युफैक्चर, सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्रेडर। सर्विस में कौन सा था, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग। एंड 10(2A) में तो आपके जो मेरे पुराने नोट्स है उसमें नोटिफिकेशन नंबर था, अब इसको सेक्शन में ऐड कर दिया गया एक्ट में, बस उतना ही, मतलब अमेंडमेंट नहीं है, बस उसको भी जो एक्ट में उसको ऐड कर दिया गया, सेक्शन सबसेक्शन 10(2A) ऐड किया गया। बाकी प्रोसीजर वही है, 3% देना है CGST का, 3% SGST का देना है, गुड्स एंड सर्विस का, करेक्ट ना। अच्छा, अभी ये टर्नओवर में क्या क्या ऐड होता है, मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिया था, टर्नओवर में क्या क्या ऐड होता है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, करेक्ट ना, होली एग्जाम गुड्स नहीं रिलेटेड। देन उसमें इंटरस्टेट सप्लाई है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना है, इनवर्ड सप्लाई किया तो चलता है। देन वो जो अपन ने पढ़ा था टोबैको वगैरह, वो 4-5 गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करना है, याद है ना, हाँ, तो वो सब कंडीशन सेम ही है, तो आप पढ़ लो बस। मतलब ये जैसे रूल 3 में थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है, नोटिफिकेशन को सेक्शन में कवर किया, तो दे माइट आस्क क्वेश्चन एज पर द सेक्शन रादर देन नोटिफिकेशन। प्लेस ऑफ सप्लाई, इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, नो रिलेवेंट अमेंडमेंट्स, मतलब अपने सिलेबस के हिसाब से। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें भी कुछ रिलेवेंट अमेंडमेंट्स एज सच नहीं है। ठीक है, सो अपन ने लगभग कितने 8 चैप्टर कवर किए जिसमें कोई अमेंडमेंट एज सच नहीं है। चलो आगे जो एग्जाम्शंस है पढ़ते हैं अपन, कहाँ पे एग्जाम्शन में अमेंडमेंट्स हुए। जिन सेक्टर में अमेंडमेंट्स नहीं है मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है,
तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहाँ पे एक अमेंडमेंट है नंबर 22, एंट्री नंबर 22 में, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, मतलब मोर देन 12 मतलब बस। तो मैंने अगर स्टेट गवर्नमेंट को बस रेंट पे दी तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ये अपन ने पहले ही पढ़ा था। अभी अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है, ये नया ऐड हुआ है। नाउ अ लोकल अथॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। तो मैंने अगर लोकल अथॉरिटी को बसेस दी, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ चुकी है जो बैटरी पे चलती है, जिससे ईंधन की बचत होती है, जो देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बट वो बसेस बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई लोग खरीद के गवर्नमेंट को रेंट पे देना चाहता है तो दे सकता है। तो उसमें वो इजी करने के लिए अगर आप लोकल अथॉरिटी को रेंट पे देते हैं जिसका कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बाकी कुछ पढ़नी, बाकी सब एज इट इज़ है। ये ईओवी का मीनिंग दिया है, जो बैटरी पे चलती है या फिर एक्सटर्नल सोर्स, मतलब सोलर पे चलती है तो उसको भी बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स, या बैटरी पे चलती है, एंड वो रोड व्हीकल होना चाहिए। मतलब ये फ्लाइट के लिए नहीं है, फ्लाइट तो चलेगा नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रोड व्हीकल स्पेसिफिकली बोला है। एंड मोर देन 12 मतलब ये बड़ी बस के लिए। 5 सीटर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं, अगर वो मैंने दिए लोकल अथॉरिटी को तो उस पर जीएसटी आएगा। फिर बाकी सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेक्टर में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं। 2020 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला था, करेक्ट ना, तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइड टू बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा एंड उसके सब्सिडरीज, वो जो सर्विस देंगे एंड हमने उनको सर्विस दिया, उन्होंने हमको सर्विस दिया, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। एंड सेम राइट टू एडमिशन, मतलब वुमेन्स वर्ल्ड कप है 2020, उनके टिकट पे भी जीएसटी नहीं आएगा। राइट टू एडमिशन मतलब टिकट का खर्चा। तो ये अमेंडमेंट्स है जो एग्जाम इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाले ऑब्वियसली। बाकी ये सेक्टर पे कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में एक छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए, वो भी कुछ काम के नहीं है। दैट्स इट। सो इतने 2-4 ही अमेंडमेंट्स हुए हैं इन एग्जामिनेशन सेक्टर। जो इरेलीवेंट अमेंडमेंट है मैंने कवर नहीं किए, जो मेन है वो बस का जो मैंने कहा वही अमेंडमेंट है। बाकी आई थिंक ड्यू टू कोविड इतने अमेंडमेंट इस चैप्टर में नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आईटीसी। ना आईटीसी में रूल 36 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो बिल्स आपको नहीं दिख रहे, मतलब आपके पास बिल है बट उसका आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पा रहे, उसमें कुछ 20% का लिमिट था, ऐसे मैंने कहा था। वो लिमिट अभी रिवाइज करके 10% किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। देखो क्या है रूल 36, इसमें जो जो नेसेसरी मैं पढ़ता हूँ पहले। रूल 36 क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो मैं जो चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है फटाफट पढ़ता हूँ। आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए या बिल ऑफ एंट्री चाहिए जिस पे आईजीएसटी रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, रिवाइज इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है ना, या इनवॉइस या आईएसडी है तो भी इनवॉइस या डेबिट नोट क्रेडिट नोट होना क्या है, क्रेडिट नोट और इन डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईएसडी होना जरूरी है। ठीक है, देन फिर पॉइंट 2 अपन ने पढ़ा था कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा, करेक्ट ना, जब जो सप्लायर है वो जब सभी डिटेल फाइल करेगा तभी अपने को क्रेडिट मिलता है। अपन ने पढ़ा था ना कि सप्लायर ने रिटर्न फाइल करना चाहिए, उसने जीएसटी पे करना चाहिए, अपने पास इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव होना चाहिए, करेक्ट ना, ये सब होगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये सब यहाँ पे दिया, ये भी ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3 में ये भी अपन ने पढ़ा था, ये अमेंडमेंट नहीं, अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर आपने आपने जो गवर्नमेंट को जीएसटी भरा है वो फ्रॉड करके भरा है, मतलब आपने फ्रॉड किया था, विलफुल मिस स्टेटमेंट था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट था, एंड फिर गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दिया एंड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस आपने वो जीएसटी भरा है। इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अगर आपने वो जीएसटी भरा है तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये भी अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ से अमेंडमेंट हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड ऑन आईटीसी डेबिट नोट नॉट अपलोडेड इन जीएसटी 1। अगर सप्लायर ने बिल अपडेट नहीं किया तो अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब उसमें अपनी गलती नहीं है, बट उसने अगर अपडेट नहीं किया तो अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो देखो क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट सम टैक्स पेयर हैज इन्फ्लेटेड और बोगस आईटीसी इवन इफ द प्रॉपर टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस आर नॉट अवेलेबल। मतलब मेरे पास इनवॉइस नहीं है
करेक्ट ना, फिर भी मैं क्रेडिट क्लेम करता था। टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर मैल प्रैक्टिस ऑफ अवेलिंग बोगस ITC बाय टैक्स पेयर, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन हैव बीन प्लेस्ड ऑन द अवेलमेंट ऑफ ITC. ITS on all invoice debit note which are uploaded by supplier in their GSTR1 can be availed in full. करेक्ट, मतलब जो सप्लायर ने जो GSTR1 में जो दिख रहा है, लेट से 50 बिल है मेरे पास, 50 में से 40 बिल तो दिखे रहे वहाँ पे, उसका तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा। जो बचे हुए 10 बिल है उसका क्या होगा? द रिसिपिएंट गेट डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट अपलोड बाय सप्लायर इन GSTR1 इन इज GSTR2A एंड GSTR2B. 2B क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं रिटर्न में बताने वाला हूँ, करेक्ट ना। तो 2B अभी नया फॉर्म आया है, पहले क्या होता था 2A में दिखता था, फिर अपन उसको कंफर्म करके 2A बन के क्रेडिट क्लेम करते थे, एंड 2A में अपन मॉडिफाई करते थे, अगर नहीं रहेगा तो अपन उसमें एडलेस मॉडिफाई कर सकते थे। ना 2B गवर्नमेंट ने नया फॉर्म निकाला है, 2B में जितना मिलेगा उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा, बाकी आपको डायरेक्टली अगले महीने मिलेगा। सो मेरे पास 50 बिल है, बट आपने अगर 40 बिल का ही डिक्लेरेशन दिया है टोटल, तो 2B में 40 बिल दिखेंगे। पहले 10 बिल का मैं क्लेम कर सकता था, लेकिन अभी 2B के बाद 40 बिल का ही मिलेगा अपने को। तो ये 2B है। GSTR1 इज अ मंथली क्वार्टरली स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द रेस्ट ऑफ सप्लायर, बराबर है। GSTR1 मंथली एंड क्वार्टरली है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ रिटर्न में। तो वो जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा आपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा। सच डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर आर कम्युनिकेटेड एंड मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द रिस्पेक्टिव रिसिपिएंट इन GSTR2A. GSTR2B is auto-adopted IT statement generated for the every registered person based on GSTR1 supplied by the supplier. Yes, तो ये अभी क्रेडिट आपको 2B के हिसाब से मिलेगा। 2A में अपन चेंजेस कर पाते थे एंड एडलेस, अभी 2B में कुछ भी नहीं, जितना दिखेगा उतना आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये नया फॉर्म नंबर आपके लिए ध्यान में रखना कि 2A में जो होता था उसमें अपन मॉडिफाई करके चेंजेस करके अपन सप्लायर ने अगर एक्सेप्ट किया तो उसका अपने को क्रेडिट मिलता था। अभी गवर्नमेंट ने सिस्टम चेंज कर दिया, तो स्टॉप दिस बोगस क्रेडिट। गवर्नमेंट ने कहा कि सप्लायर जितना देगा ना उतना आपको रिटर्न मिलेगा, तो अगर उसकी गलती होगी तो सजा आपने को मिलेगी, अपना क्रेडिट पोस्टपोन हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब मेरे महीने में जितने मेरे को वेंडर से बिल आते हैं, 4-5 वेंडर तो रिटर्न लेट ही फाइल करते हैं, तो मेरा क्रेडिट क्या होता है, पोस्टपोन हो जाता है। नाउ अभी देखो ये अमेंडमेंट हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर, मतलब मेरे पास बिल तो है 50 में से मेरे पास 50 बिल आपने दिए, बट आपने 40 से बिल अपडेट किया है, तो बचे 10 बिल का तो मेरा नुकसान हो रहा है ना। मतलब मैंने आपको पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, आपकी गलती की वजह से मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा है। हेंस कैन नॉट बी सीन इन 2 एंड 2B, 2A भी नहीं आएगा, 2B भी नहीं आएगा। देन ITC कैन बी क्लेम ओनली अप टू 10% ऑफ एलिजिबल ITC। ये दिसंबर 20 तक मैंने 20% बढ़ा था अमेंडमेंट में, अभी 10% हुआ है। In respect of invoice debit note, the details of which have been uploaded by the supplier in their GSTR1, करेक्ट ना। तो 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। ना व्हाट इज दिस एलिजिबल क्रेडिट, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा डेंजर शब्द है। तो अभी आप ध्यान में रखो कि जो उसने अपडेट किया बराबर उसको तो मिलेगा ही, करेक्ट ना, बट जो उसने अपडेट नहीं किया है, 50 में से उसने 40 बिल अपडेट किया, तो 10 बिल का मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला है। तो ये 10% जो है वो एलिजिबल क्रेडिट का मिलेगा, मतलब 10 बिल का नहीं मिलेगा। जो 40 बिल उसने अपडेट किया ना, उस 40 बिल का ITC का 10% और ये विच एवर इज लेस। मैं बताता हूँ आपको, 50 में से मेरे पास 50 बिल आए, उसमें से 40 बिल उसने अपडेट किया है, तो 40 बिल का तो मेरे को ITC मिलेगा, वो है एलिजिबल ITC। तो 40 बिल का एलिजिबल ITC उसका 10%, ठीक है। लेट से 40 बिल का ITC 4 लाख है एग्जाम्पल, उसका 10% आएगा 40,000। तो ये 40,000 और मेरे जो 10 बिल उसने अपडेट नहीं किया उसमें कितना ITC है, उसने जो मेरे 10 बिल अपडेट नहीं किया उसमें कितना ITC है, विच इज लेस, मेरे को प्रोविजनल बेसिस पे, मतलब मेरे सेल्फ डिक्लेरेशन में मिल जाएगा। देखो, इन अदर वर्ड्स ITC क्लेम शुड नॉट एक्सीड 110% ऑफ व्हाट रिफ्लेक्ट इन GSTR2A ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR1। The taxpayer has to avail ITC on self-assessment basis as per the restriction. It is not imposed through common portal. हाँ, तो ये 10% आप चाहे तो क्लेम कर सकते हो, ये सिस्टम नहीं देगा। सिस्टम तो बोलता है तुम क्रेडिट क्लेम मत करो, बट तुमको अगर 10% चाहिए तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे तुम क्लेम कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ITC ऑन इनवॉइस डेबिट नोट विच हैव बीन अपलोडेड बाय GSTR सप्लायर। सप्लायर ने जो GSTR दिखाया उसका तो 100% आपको क्रेडिट मिलेगा।
एंड जो अपडेट नहीं किया है उसका आपको 10% मिलेगा। कितना मिलेगा? 10%। अभी मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए जिससे आपको क्लैरिटी आएगा, क्योंकि इसके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। एटलस प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स, इट हैज रिसीव्ड 50 इनवॉइस फॉर द इनपुट एंड इनपुट सर्विस फ्रॉम द वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। इनवॉइसेस इन्वॉल्व आईटीसी ऑफ 5 लाख, मतलब 50 इनवॉइस का आईटीसी 5 लाख है। सप्लायर हैव फर्निश्ड इन देयर जीएसटी 1 40 इनवॉइसेस जिसका 3 लाख आईटीसी मिला है। मतलब मैंने आपसे 50 बिल लिए हैं, मतलब अलग अलग सप्लाई के लिए, उसमें 5 लाख का आईटीसी है, उसमें से अपने 40 ही बिल अपलोड किए सप्लायर ने, और 3 लाख का मेरे को क्रेडिट मिल गया। मतलब अभी भी 10 इनवॉइसेस अपलोड करना बाकी है और मेरा क्रेडिट कितना है? 2 लाख। आईटीसी कैन बी क्लेम बाय एटलस फॉर 3 भी देखो कितना आएगा। अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल एज पर द सप्लायर जीएसटी 1, तो जीएसटी 1 के हिसाब से 3 लाख का है, प्लस 10%, सो इसी 3 लाख का 10% 30,000, करेक्ट ना? मतलब जो बिल उसने अपलोड किए तो 40 बिल में 3 लाख आईटीसी तो मिल ही रहा है, उस 3 लाख का 10%, सो 3 लाख का 10% 30,000, और कितना बचा यहाँ पे? 2 लाख, विच एवर इज लेस। तो बैलेंस जो 1.7 है वो आपको अगले महीने मिलेगा। कब मिलेगा आपको? द एटलस प्राइवेट लिमिटेड में अवेल द बैलेंस आईटीसी ऑफ 1.7 लाख इन केस सप्लायर अपलोड डेट्स ऑफ सेम इनवॉइस फॉर द मंथ सितंबर इन्वॉल्व आईटीसी ऑफ, अभी ये आगे से मत पढ़ाओ, ये आप कट कर दो बस, ये आप ठीक है। तो क्या करना आपको समझ में आ गया? सिंपल। तो ये 10% किसका निकालना है? जो अपलोड नहीं हुआ उसका, या जो अपलोड हुआ है उसका? हाँ, जो अपलोड हुआ है उसका 10%, और आपका वो उसको बोलते हैं एलिजिबल, और जो बैलेंस है विच इज लेस। तो 1.7 का आपको अगले महीने मिलेगा, प्रोवाइडेड उसने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? हाँ, उसका रिटर्न फाइल करना चाहिए। नहीं किया तो अगले महीने में वही फॉर्मूला 10% का। In our example, if supplier furnished in GST 1 40 invoices involving ITC of 3.5 लाख, तो कितना मिलेगा? तो 40 इनवॉइस अपलोड किए हैं, 3.5 लाख का आईटीसी मिल ही रहा है, तो 3.5 लाख का 10% 35,000, और पेंडिंग कितना है यहाँ पे अपना? 1.5 लाख, बराबर ना? तो 35,000 का 10%, 35,000 का 10% कितना? 385 तक क्रेडिट आपको मिल सकता है। कितना मिलेगा? 385 तक। लेकिन कितना मिलेगा आपको बताओ अभी? 5 में से 3.5 का तो क्रेडिट मिल गया, बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10%, दैट इज 15,000, सो 15,000 का आपको क्रेडिट मिलेगा। कितने का मिलेगा? अभी देखो, अब इसमें आप बोलेंगे ये 1.15 कहाँ से? ध्यान से सुना। अभी 10% तक आप क्लेम कर सकते हैं ना, तो 3.5 लाख का 10% कितना होता है? 35,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, और अपना कितना है? 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, तो पूरा 35 क्लेम करेंगे। तो 1.5 लाख में से यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हाँ अभी बराबर है, हाँ। तो एलिजिबल क्रेडिट का 10%, ऊपर भी वैसे ही था, कितना था ऊपर एलिजिबल क्रेडिट? 3 लाख का 30%, मतलब 3,30,000 मिलेगा ना, तो 30,000 और 2 लाख, इसलिए अपन ने 30 क्लेम किया, और 1.7 आगे जाएगा। यहाँ पे 35,000 और 30,000, विच एवर इज लेस। तो बताओ 35,000, ये क्या हो रहा है? हाँ, 35,000 और 1.5 लाख विच इज लेस, तो 35 का मिलेगा। तो 1.5 लाख में से 35 का मिल गया सेल्फ एसेट बेसिस पे, तो कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 1,15,000 होगा। कितना होगा? 1,15,000। ठीक है, बस इतना ही पढ़ो। नाउ इन केस सप्लायर अपलोड डिटेल्स ऑफ सब इनवॉइस इन्वॉल्विंग आईटीसी होगा 1.04 लाख। अगले साल अगले महीने उसने कुछ इनवॉइस फाइल किए, तो फिर कितना मिलेगा? 3.5 लाख प्लस ये मिलेगा। मतलब अभी भी पेंडिंग है ना, 1,15,000 के बाकी थे, तो 1,15,000 में से सप्लायर ने कितना किया? 1,04,500 का किया, तो अभी भी 10,500 का बाकी है जो आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, चलो अभी सपोज 40 इनवॉइस उसने फाइल किया जिसका 4.6 लाख है,
तो 4.6 लाख का 10% दैट इज 46,000, ये हो गया 10%। अच्छा, टोटल आईटीसी कितना है? 5 लाख है, तो 5 लाख तो 4,60,000 प्लस 10% वो आता है 5,06,000। लेकिन अपना मैक्सिमम आईटीसी तो 40,000 ही बाकी है ना, क्योंकि 5 में से 4,60,000 तो मिल ही गया है, तो कितना मिलना बाकी है? 40,000। तो 46,000 और 40,000 विच इज लेस, तो आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा फिर इसी महीने प्रोविजनल बेसिस पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 10% ऑफ एलिजिबल और रिमेनिंग विच एवर इज लेस। सो 10% आता है 46,000, लेफ्ट इज 40,000 जो उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपको इस महीने में इन शॉर्ट पूरा क्रेडिट मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो समझ में आ गया। सो जो उसने फाइल किया उसका 10% और आपका जो पेंडिंग है विच इज लेस, ये आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे क्लेम कर सकते हो, बट मेजोरिटी प्रैक्टिस जो मैं देखा है वो अगले महीने ही क्लेम करते हैं। मतलब ये सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे क्या ये 10% कैलकुलेट करना मुश्किल है, उसने अगले महीने नहीं किया तो अगेन अपने को इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट तो पहले क्लेम कर दिया है। इसलिए काफ़ी क्लाइंट डरते हैं, वो बोलते हैं अपन से बाद में क्रेडिट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उतना काफ़ी सारे क्लाइंट का हमारे वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। तो आई होप ये एग्जाम में आएगा 10%। पहले अपन ने दिसंबर 20 के लिए 20% पढ़ा था, आप चेक करना दिसंबर 20 के बारे अमेंडमेंट लेक्चर्स, अब ये 10% हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बट वो एकदम अगेन बहुत थियोरेटिकल लेवल पे अमेंडमेंट्स है। आई डोंट थिंक इस पर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अपन ने सेक्शन 25 पढ़ा था, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आपका टर्नओवर क्रॉस होने के बाद आपको 30 डेज में अप्लाई करना है, करेक्ट ना। देन ये भी अपन ने पढ़ा था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या एनआरटीपी है तो बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले अप्लाई करना है, फिर एडवांस में जीएसटी भरना है। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है। देन पॉइंट नंबर 2 जो था कि आपको एक स्टेट के लिए आपको सभी बिजनेस के लिए एक नंबर भी मिल सकता है, एंड अगर आप चाहते हैं तो अलग नंबर भी ले सकते हैं, तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तीसरा सेक्शन 25(3) क्या है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इसमें भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख के अंदर है, आप जिस स्टेट में हो तो वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो सेक्शन 25 के जो अपने नोट्स है, मेरे नोट्स या आपके पास कोई और नोट्स है, उसमें 1, 2, 3 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 4 में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, 5 में भी कुछ अमेंडमेंट नहीं है। नाउ 6 में अमेंडमेंट हुआ है। 6 में क्या था कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो पैन कार्ड होना आपके पास क्या जरूरी था। देखो, एवरी पर्सन हैव अ परमानेंट पैन नंबर इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 in order to be eligible for grant of registration. Provide that a person required to deduct TDS under section 51 in lieu of PAN or TDS, करेक्ट ना। हाँ, तो उनके लिए, इन दोनों के लिए जो सेक्शन 51 में TDS कट करते हैं, जो सेक्शन 52 में TCS कलेक्ट करते हैं, उनके लिए विदाउट पैन ऑल्सो दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी अमेंडमेंट यहाँ से हुआ है ना। जैसे इनकम टैक्स में 2017 में अमेंडमेंट आया था ना कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना है, वैसे जीएसटी में भी एक अमेंडमेंट आया है कि आपको आपका आधार कार्ड अभी लिंक करना है। तो वो ऑथेंटिकेशन के 6A, 6B, 6D एंड 6D, ये नया है जो मेरे पुराने नोट्स में नहीं था। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अभी आधार कार्ड का आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पैन नंबर तो ऑलरेडी है, नाउ यू हैव टू वेरीफाई आधार नंबर ऑल्सो। प्रोवाइड दैट इफ आधार नंबर इज नॉट असाइन टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तो सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड अल्टरनेटिव वायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हाँ, मतलब जैसे बाहर के कोई खरीद इंडिया में बिजनेस कर रहा है, अभी उसके पास कहाँ से रहेगा आधार कार्ड, तो जिनके लिए आधार कार्ड देना नंबर पॉसिबल नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट अदर प्रोसीजर बताएगा, करेक्ट ना, फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन। सो जिनके पास आधार कार्ड है उनको विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना है, एंड जिनके पास नहीं है गवर्नमेंट बताएगा वायबल मीन्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है अदर देन आधार कार्ड जिससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ फेलियर टू गो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड, मतलब आपने ऑथेंटिकेशन नहीं किया, उसका प्रूफ नहीं दिया, और फर्निश अल्टरनेट वायबल मीन्स, दोनों के लिए द रजिस्ट्रेशन अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई एज इफ सच पर्सन डज नॉट हैव रजिस्टर्ड। मतलब आपने आधार कार्ड का प्रूफ नहीं दिया, ऑथेंटिकेट नहीं किया, पहला केस। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको वायबल मीन बताया था, उसके थ्रू भी वो डॉक्यूमेंट भी आपने वेरीफाई नहीं करवाए, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा
एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ा गलत बात है, तो सभी नेसेसरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, ये था 6A। नाउ 6B, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एवरी इंडिविजुअल शॉल, मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आया आधार कार्ड का, एवरी, अभी इंडिविजुअल के लिए पॉइंट है, एवरी इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड नंबर इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। तो मतलब इंडिविजुअल अगर आप रहेंगे इस डेट के बाद तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही आधार कार्ड लगेगा। ऐसा नहीं कि पहले रजिस्टर करवा था बाद में आधार कार्ड। क्या बोला है? इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये नोटिफिकेशन के बाद जो लोग अप्लाई करेंगे उनको आधार कार्ड पैन कार्ड साथ देना ही पड़ेगा। प्रोवाइड दैट, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं रहेगा तो फिर अल्टरनेट जो वायबल मीन्स है वो प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये था 6B। तो 6B इंडिविजुअल के लिए है। 6C, अदर देन इंडिविजुअल, ऑन एंड फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। तो 6B में इंडिविजुअल है, बाकी कंपनी है, फर्म है, उनके लिए क्या बोला है 6C में? इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड ऑफ कर्ता, MD, होल टाइम डायरेक्टर, सच नंबर ऑफ पार्टनर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, authorized representative, authorized signatory, such other class of person in such manner as the government में on the recommended council में स्पेसिफाई। हाँ, क्योंकि कंपनी का आधार कार्ड तो नहीं रहेगा तो उनका जो डायरेक्टर है उनका करो, HUF का नहीं रहेगा कर्ता का करो, पार्टनर का नहीं रहेगा फर्म का, पार्टनर का करो। तो जो आर्टिफिशियल एंटिटी है उनके इन लोगों का आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। एंड इनके पास भी नहीं रहेगा तो फिर अदर वायबल मीन्स। तो 6B में इंडिविजुअल, 6C में अदर देन इंडिविजुअल, एंड इन दोनों के पास आधार कार्ड नहीं है तो अदर वायबल मीन्स से आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। नाउ 6D देखो क्या बोलता है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6A, 6B, 6D शैल नॉट अप्लाई टू सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी स्टेट यूनिटरी और पार्ट देयर ऑफ एज गवर्नमेंट में ऑन द रिकॉर्डेड काउंसिल स्पेसिफाई। मतलब अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया तो आपके लिए 6A अप्लाई नहीं होगा, मतलब आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा। 6B अप्लाई नहीं होगा जो इंडिविजुअल के लिए था। 6C अप्लाई नहीं होगा अदर देन इंडिविजुअल, मतलब जो अपन ने पढ़ा ना 6A, 6B, 6C, इन सिंपल वर्ड्स विदाउट ऑथेंटिकेशन आपका नंबर वैलिड रहेगा। क्योंकि 6A में क्या बोला था कि अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे आधार कार्ड या अदर वायबल मीन्स आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आपका नंबर कैंसिल किया जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो 6A, 6B, 6C कुछ ये प्रोविजन कुछ लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इन सिंपल वर्ड्स विदाउट आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन या एनी अदर वायबल मीन्स उनका नंबर वैलिड रहेगा। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है 6A, 6B, 6C एंड 6D क्या करता है, ये रिलैक्सेशन दिया है इन 6A, 6B, 6D। ठीक है, बाकी 7, 8 में कुछ अमेंडमेंट नहीं है, बाकी सब सेम ही है। तो सेक्शन 25 में बाकी सब सेम ही है, खाली ये 4 पॉइंट्स मैंने पढ़ा है डाउन। तो ये था सेक्शन 25 में रूल 6 जो ये था सबसे, मतलब 25(6) में 6A, B, C, D ऐड किया गया है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ रूल 8 क्या था? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये पहले पॉइंट में तो दिया है कौन अप्लाई करेगा, कैसे करेगा, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, यहां पे अमेंडमेंट हुआ है। तो रूल 8 में जो सब रूल 4 था सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, उसमें वेरिफिकेशन का पॉइंट आ गया है। तो आपके पास जो नोट्स है रूल 8 में सब रूल 1, 2, 3, 4 रहेगा ना, उसमें 4A मैंने ऐड कर दिया है। When applicant other than notified under 6D, 6D जो अपन ने पढ़ा था, क्योंकि 6D के लिए वो ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। ऑफ फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड नंबर, उसने ऑथेंटिकेशन किया है। ही शैल वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 4, सब रूल 4 मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दे रहे विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 20, क्योंकि इस दिन का नोटिफिकेशन है ये, अंडरगो ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड नंबर एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केस शैल बी द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो 21 अगस्त 2020 के बाद जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे अदर देन 6D आपको, मतलब जो 6B एंड 6C में कवर्ड है ना, उनको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। या फिर बाद में भी कर सकते कब? 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पार्ट बी। करेक्ट ना? पार्ट बी में जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है विच एवर इज अर्लियर, मतलब 21 अगस्त, देखो क्या लिखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त undergo authentication of Aadhaar card number and the date of submission of application in such case। तो एप्लीकेशन डेट कौन सा माना जाएगा? डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड नंबर और
15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर, करेक्ट ना। मतलब आपने आधार कार्ड जिस दिन वेरीफाई किया वो डेट, या एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 15 डेज 15 दिन विच एवर इज अर्लियर माना जाएगा। सर क्यों माना जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना कि एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो उसके आगे 3 दिन या 7 दिन में रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, तो अभी एप्लीकेशन सबमिशन यहां से माना जाएगा। और ये 4A कब से अप्लाई हुआ है? 21 अगस्त 2020 का वो नोटिफिकेशन है। तो 21 अगस्त को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आधार कार्ड भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, एंड जो फेक ITC वगैरह क्लेम कर रहे हैं उनको हकालने के लिए गवर्नमेंट से प्रोसेस कर रही है। एंड उसके बाद फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, एंड फिर उसके बाद 3 दिन 7 दिन, आपको पता है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बार एप्लीकेशन आपका सबमिट हो गया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एंड फिर आपको आगे पता है सब कुछ ओके है तो 3 दिन में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, नहीं तो आपको 3 दिन में नोटिस आएगा, फिर आप नोटिस को रिप्लाई करोगे। वो अपन ने सब फॉर्म नंबर्स लेक्चर में लाइन से लिखे, 30 फॉर्म नंबर लिखे थे अपन ने, तो इतना ही है। सो क्या रहेगा डेट ऑफ, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है कि 21 अगस्त के बाद क्या रहेगा डेट ऑफ सबमिशन ऑफ, ये जिस दिन आप आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करोगे वो दिन, या आपने एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वह 15वां दिन, करेक्ट ना। तो विच एवर इज अर्लियर। देन रूल 9 में वेरिफिकेशन है, आपको ऊपर मिलता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अपन ने पढ़ा ना, यहाँ पे ही है। इन फॉर्म नंबर GST2 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है। अगर आपका एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट करेक्ट है तो आपको वेरीफाई करके 3 दिन में रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन एंड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डेज, तो ये तो अपन ने पढ़ा ही है कि अगर आपका एप्लीकेशन सब बराबर है तो आपको 3 दिन में या तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा या तो नोटिस आ जाएगा। अभी यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। प्रोवाइड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन 6D, क्योंकि 6D वालों को रिलैक्सेशन दिया है, फेल टू अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड एज पर रूल 4A ऑफ रूल 8 और डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड, मतलब उसने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया ही नहीं, द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द, हाँ मतलब यह जो अपन ने पढ़ा ना 4A कि भाई 21 अगस्त के बाद आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, करेक्ट ना, या आप ऑथेंटिकेशन करना फेल हो गया आपकी तरफ से, मतलब आपने कोशिश ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया या आपने किया ही नहीं, तो आपको जब तक फिजिकल विजिट होगा आपके प्रीमाइसेस में, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। अरे काफ़ी लोगों ने बोगस एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन ऑप्ट किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक एड्रेस है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, करेक्ट ना। मतलब इवन रेंटल एग्रीमेंट है तो भी वो आप उसको रजिस्टर्ड बिजनेस बना देते हैं, ये लोग बिजनेस किसी और जगह से करते हैं। तो इसके लिए आधार कार्ड का ऑथेंटिफिकेशन किया गया है, ताकि जो आधार कार्ड का एड्रेस है एंड आपने जो रजिस्ट्रेशन में एड्रेस दिया है वो अगर अलग है या सेम है, गवर्नमेंट क्रॉस चेक करना चाहती है, तो वही दिया है। तो ये वेरिफिकेशन होगा, लेकिन अगर आपने आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके प्रीमाइसेस का, एंड उसके बाद ही वेरिफिकेशन होगा, फिर नंबर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगेन एक अमेंडमेंट हुआ है कि अगर कमिश्नर चाहता है तो विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन अगेन आपको नंबर दिया जाएगा। प्रोवाइड फर्दर दैट द प्रॉपर ऑफिसर में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डिंग राइटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर इन लिeu ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस कैरी आउट वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स एज ई डीम फिट। तो अगर जॉइंट कमिश्नर अलाउ करता है तो विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ही विल आस्क यू टू सबमिट सर्टेन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। सो अभी 3 दिन में आपको मिलेगा, बट आधार कार्ड वेरीफाई है तो, नहीं तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड उसमें भी जॉइंट कमिश्नर चाहता है तो विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन अगेन आपको बेनिफिट दिया जाएगा। देन ये भी अपन ने पढ़ा था कि अगर आपका एप्लीकेशन बड़ा इनकम्प्लीट है तो 3 दिन में आपको नोटिस आएगा। ये नोटिस फॉर्म नंबर GST 3 में आता है, विद इन 3 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फिर आप उसको 4 में रिप्लाई करते हो विद इन 7 वर्किंग डेज, ये भी अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है, प्रोवाइड दैट, ये अमेंडमेंट है। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा है। आप जब घर पे अमेंडमेंट्स पढ़ोगे ना तो पूरा नोट्स बाजू रख के पढ़ना, मतलब आपको समझेगा, इसलिए मैंने पूरा सेक्शन कवर किया है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े क्या पे। प्रोवाइड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 6D failed to undergo authentication of Aadhaar card as per rule 4A of 8 and does not opt for the authentication Aadhaar card, मतलब एक तो फेल हो गया, उसने किया ही नहीं,
नोटिस इन फॉर्म जीएसटी 3 में भी इशूड नॉट लेटर देन 21 डेज। हाँ, मतलब नॉर्मली अपन क्या पढ़ा है कि अगर आपका एप्लीकेशन डेफिशिएंट रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, तो आपको 3 दिन में नोटिस आएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन आपका एप्लीकेशन डेफिशिएंट आधार कार्ड की वजह से, आपने आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया, तो फिर आपको नोटिस 21 दिन में भी आ सकता है। मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने का डेफिशिएंसी अगर ड्यू टू आधार कार्ड है तो 21 डेज, अदर देन आधार कार्ड है तो 3 डेज, इन सिंपल वर्ड्स। तो आधार कार्ड की वजह से अगर आपका एप्लीकेशन डेफिशिएंट है तो आपको 21 डेज में नोटिस आएगा, अदरवाइज 3 डेज में आएगा। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। बस इतना ही है, बाकी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। चलो, सो रूल 12 एक छोटा सा अमेंडमेंट है। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ये अपन ने पढ़ा था ना, जो लोग टीडीएस कट करते, कौन करते हैं टीडीएस? करेक्ट, अपन ने पढ़ा है, गवर्नमेंट कट करती है 2.5 लाख के ऊपर है तो उसमें एक छोटा सा वन ऐड हुआ है, एकदम सिंपल है। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 और 52 इन अ स्टेट ड्यूटी वेयर ही डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस shall mention the name of state unitary in part A of the application in form GST 7 and mention the name of state unitary in part B thereof in which principal place of business located। मतलब ये जो TDS TCS लोग कलेक्ट करने वाले हैं, ये जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, करेक्ट ना, तो उनका अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है किसी स्टेट में तो उसका इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में देना है, एंड जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस है, जहाँ पे उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसका इन्फॉर्मेशन पार्ट बी में देना है, करेक्ट ना। बट ये कब होगा? अगर 2 अलग अलग स्टेट में है तो, अगर एक ही स्टेट में तो प्रॉब्लम नहीं, 2 अलग अलग स्टेट में तो ये डिक्लेरेशन देना है। बस इतना पढ़ के रखो, बाकी छोड़ दो, बाकी कुछ काम का नहीं है। ये अमेंडमेंट ऑफ सर्टिफिकेट में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, बट ये कुछ काम का नहीं है सच। मैं बताता हूँ अभी ये क्या है। देखो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना है, करेक्ट ना, तो अपन अप्लाई करते हैं फॉर्म नंबर 13 में, एंड अगर आपका अमेंडमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो आपको उसका रिप्लाई आता है इन फॉर्म नंबर 14 में, करेक्ट ना। मतलब फॉर्म 14 क्या है? 2 फॉर्म से, फॉर्म नंबर 13 में आपको अप्लाई करना है, क्या लिखा है? देखो, वेयर देयर इज अ चेंज इन द एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म REG 1, 7, 9, 10, मतलब रजिस्ट्रेशन 1, 7, 9, 10 में एंड यूनिक एंड नंबर 13, सॉरी, तो जिन लोगों ने इन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो उनको क्या करना है? देखो, आइदर एट द टाइम ऑफ ऑप्टिंग रजिस्ट्रेशन और UN नंबर एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये 5 लोग 1, 7, 9, 10, 13, इन लोग, ये फॉर्म्स अपन ने पढ़े। यहाँ पे जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनको अगर कुछ चेंजेस करना है तो फॉर्म 14 में उनको अप्लाई करना है। ये तो अपन ने पढ़ा है, फॉर्म 14 में उनको क्या करना है? अप्लाई करना है। फिर अपन ने पढ़ा था notwithstanding anything contained in sub rule 1, any particulars of the application for registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of application in form GST 14 on the common portal। मतलब ये जो amendments होते हैं, क्या लिखा? देखो, shall not stand amended from date earlier than date of, हाँ, मतलब फॉर्म 14 में आपने अप्लाई किया तो कुछ अमेंडमेंट्स बैकडेटेड भी अप्लाई होता है, लेकिन ये बैकडेटेड अप्लाई नहीं होंगे एक्सेप्ट विद द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर फॉर द रीजन रिकॉर्डिंग राइटिंग। मतलब अगर कमिश्नर चाहता है तो ही वो बैकडेटेड अमेंडमेंट्स अप्लाई होंगे, नहीं तो बैकडेटेड अप्लाई नहीं होंगे। इतना ही आप समझ के रखो, बाकी इसका यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कम है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा है, बस इतना पढ़ के रखो, मोर देन इनफ है। देन ए फिजिकल वेरिफिकेशन एक सिंपल है, पढ़ लेते हैं। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यू टू फेल्योर ऑफ आधार कार्ड। ये अमेंडमेंट है ना, अपन ने पढ़ा था ना
कि अगर अपने आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो ये नया ऐड किया है। और ड्यू टू नॉट टू ऑप्शन फॉर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, करेक्ट ना, मतलब आपने आधार कार्ड ऑथेंटिक करना फेल हो गया या आपने ऑप्शन को ऑप्ट ही नहीं किया, वैसे किया रजिस्ट्रेशन बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द ड्यू टू एनी अदर रीजन आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही मे गेट सच वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन, वही दिया है। तो ये अमेंडमेंट अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर आपने आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करना फेल हो गया, किया ही नहीं, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो ऊपर भी अमेंडमेंट हुआ है, तो यहाँ पे भी हुआ है। ये ऑथेंटिकेट कैसे होगा अपन ने पढ़ा था, कुछ काम का रूल नहीं है, सब ओटीपी के थ्रू होगा। तो ये सब दिया है। देखो, ऑल द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रिप्लाई इफ एनी टू नोटिस रिटर्न इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, अपील required to be submitted under the provision of this rule shall be submitted electronically with digital signature certificate or through e-signature as specified under the provision of Information Technology Act or verified by any mode or verification notified by the board। मतलब क्या है, आपको जहाँ जहाँ पे अप्लाई करना है, रिटर्न फाइल करना है, नोटिस फाइल करना है, तो उसको कैसे वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेट कैसे करना है, ये रूल 26 में दिया है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर है उनके लिए उनके पास ऑलरेडी डिजिटल सिग्नेचर रहता है, उससे करेंगे। अभी यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, मतलब ये पुराना ही देखा जाए तो, प्रोवाइड फर्दर दैट रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 21 अप्रैल 20 टिल 30 सितंबर 20 शैल बी अलाउड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। हाँ, मतलब उनके डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए कंपनी के पास, कंपलसरी है, लेकिन 21 अप्रैल से 30 सितंबर तक उनका रिटर्न थ्रू ओटीपी भी वो फाइल कर सकते हैं, बस। तो ये क्लेरिकल अमेंडमेंट है, कोविड की वजह से काफ़ी सारे जीएसटी में अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसको पढ़ के छोड़ दो, कुछ काम का नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। चलो देन, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट में एक रूल 46 में छोटा सा अमेंडमेंट है, ये 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई होगा। तो ये जून वालों का एग्जाम में नहीं आएगा, दिसंबर वालों के लिए होगा। तो अगर जून वाले अगर दिसंबर में शिफ्ट हो गए या अगेन अपने ऑप्ट आउट के, तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि अपने को जो HSN कोड लिखने पड़ते हैं ना, तो ये जो HSN कोड होते हैं उसमें अपने पढ़ा था ना 1.5 करोड़ तक इतना है, इतने। तो अभी अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है एंड B2B सप्लाई तो 4 डिजिट यूज करना है, B2C है तो ऑप्शनल है 4 डिजिट यूज करो, एंड 5 करोड़ के ऊपर है तो 6 डिजिट HSN कोड यूज करना कंपलसरी है। अभी जो अपने पास है वो पुराने लिमिट से, ये 1 अप्रैल 2021 से होंगे, मतलब ये जून वाले एग्जाम के लिए, दिसंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने पढ़ा के रखा, क्या कभी कभी कुछ भी क्वेश्चंस आते इसलिए पढ़ा के रखा। फिर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग का मतलब आप जो समझ रहे हो वो नहीं कि PDF बना के ईमेल करने का, नहीं। तो ये ई इनवॉइस उन्हीं कंपनी के लिए, उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है। तो ये बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है, ताकि ITC का इलीगल कुछ, ITC का नुकसान ना हो, GST का झोल ना हो, ये रोकने के लिए किया है। देखो, the GST Council approved a proposal to introduce electronic invoice in bracket after called as a invoice in 37th meeting held on 20th September. So 37th मीटिंग जो हुआ GST काउंसिल का 20 सितंबर 2019 को, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि विल ब्रिंग द न्यू सिस्टम ऑफ ई इनवॉइसिंग। अकॉर्डिंगली स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इंट्रोड्यूस ई इनवॉइसिंग फॉर रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस, B2B खाली, टू GST सिस्टम बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 20 ऑन वॉलंटरी बेसिस। तो 1 जनवरी 2020 से बिजनेसमैन को बोला गया था कि जहाँ पे B2B सप्लाई होगा यू विल जनरेट ई इनवॉइस। मैं बताता हूँ इनवॉइस कैसे जनरेट होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 20 नाउ इट्स अ मैंडेटरी, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 1 अक्टूबर 2020 से इट इज मैंडेटरी फॉर नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर। हु आर द नोटिफाइड? जिनका टर्नओवर 17-18 के बाद कभी भी अगर 500 करोड़, 17-18 बोला है, सो 17-18, 18-19 या 19-20 कभी भी आपका टर्नओवर अगर 500 करोड़ के ऊपर है तो आपके लिए जो नया सिस्टम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो कंपलसरी है। Now what is e-invoicing? E-invoicing is not a generation of invoice by government portal. नहीं, the taxpayer will continue to create their GST invoice on their own accounting billing ERP system for investor scheme. For stop this invoice will be reported to invoice। हाँ, एक मिनट है, ये कुछ तो, हाँ, तो मतलब आप आपका पहले बिल जनरेट करो एंड आपने जो बिल जनरेट किया ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है
इनवॉइस जनरेटेड पोर्टल, IRP करके एक नया पोर्टल बनाया जाएगा एंड वहाँ पे आपको सभी इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन करवाना है, मतलब एंटर करना है वहाँ पे। ऑन सच रिपोर्टिंग ERP विल जनरेट यूनिक रेफरेंस नंबर, digitally sign it and return invoice to the supplier. और GST will be valid only with a valid IRN, मतलब अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपके इनवॉइस के नंबर सब अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको इनवॉइस रेफरेंस मिलेगा एंड सामने वाले को इनवॉइस रेफरेंस नंबर जब मिलेगा तभी वो बिल वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब उसको ITC में तकलीफ होगी। एंड जैसे कंपलसरी कर दिया, जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे वो उनका कम हो जाएगा। प्रेजेंटली इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट व्हेन इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन टू रजिस्टर पर्सन फॉर B2B फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट आर कवर्ड अंडर द इनवॉइस। हाँ, मतलब अभी B2B अगर सप्लाई है तो उसमें इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, एक्सपोर्ट के लिए भी हो, तो ये इनवॉइस में सब कवर्ड है। नाउ एडवांटेज ऑफ इनवॉइस, वन सच एडवांटेज दैट इज ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ द इनवॉइस इनटू GST रिटर्न। हाँ, मतलब एक बार अपने गवर्नमेंट के पोर्टल पे डिटेल अपडेट कर दिए तो GSTR 1 में वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। टर्नओवर अगर 500 करोड़ के ऊपर है तो हर एक बिल आपको वहाँ पे डालना है, तो एक बार अपने गवर्नमेंट के पोर्टल पे बिल डाल दिया, वो अपडेट कर दिया वहाँ पे, तो आपका GSTR 1 के लिए आगे से अलग से कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक GSTR 1 आपका बन जाएगा, वही उन्होंने बोला है। तो डायरेक्टली GSTR 1 में रिपोर्ट हो जाएगा, बाकी मत पढ़ो। देन मैचिंग ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट के लिए इजी होगा, क्योंकि सामने वाला क्रेडिट कब लेगा, वो अगर रेफरेंस नंबर रहेगा तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर ये रहेगा ना, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। तो मैचिंग ऑफ क्रेडिट बराबर विद दैट रेफरेंस नंबर गवर्नमेंट कैन डू इट ऑनलाइन ऑल्सो। सो बेसिकली इलीगल क्रेडिट को रोकने के लिए है। चलो क्या प्रोविजन है, रूल 48 स्टिपुलेट दैट इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय नोटिफाइड क्लास और रजिस्टर्ड पर्सन बाय अपलोडिंग सच पर्टिकुलर्स इन फॉर्म GST-INV1, ये फॉर्म नंबर में अपलोड करना है, ऑन कॉमन पोर्टल एंड ऑब्टेन IRN इन प्रिस्क्राइब मैनर सब्जेक्ट टू कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस। हाउएवर द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एग्जेंट पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन फ्रॉम द इनवॉइस। मतलब वो एक्सेप्शन तो हर एक को देंगे, तो कमिश्नर को लगता है तो कुछ लोगों को वो बाजू कर देंगे, आपको जरूरत नहीं है। फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन, हाँ मतलब कुछ पीरियड के लिए अगर वो आपको कमिश्नर चाहता है तो यू कैन डू B2B ट्रांजेक्शन विदाउट इनवॉइस इन द सेम नोटिफिकेशन एवरी इनवॉइस इशूड बाय अबव पर्सन इन अ मैनर, ठीक है वो छोड़ दो। एंड जहाँ पे इनवॉइस बनेगा वहाँ पे आपको इनवॉइस का डुप्लीकेट ट्रिपलेट कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पोर्टल पे सब डिटेल्स रहेंगे। बस बाकी कुछ अब पढ़ो मत। हाँ, इनको एग्जाम्पशन दिया इनवॉइस, ये पढ़ के जाओ। किन लोगों को इनवॉइस जरूर नहीं है, SEZ, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग NBFC, GTA, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस, पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। तो इन 5 लोगों को अभी इनवॉइस की जरूरत नहीं है, मतलब इनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर होगा तो भी जरूरत नहीं है, ये आप मत पढ़ो, ये भी मत पढ़ो, बस ठीक है। देन ये मैनर ऑफ इशू इनवॉइसिंग में रूल वही मैंने ऐड किया है कि अभी ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है, तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये अपन ने पहले पढ़ा था, बट ई इनवॉइस का डिटेल इस बार आया है। तो ये मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ा था रेगुलर लेक्चर में ही, बट ई इनवॉइस के बारे में डिटेल इस बार आया है। तो 500 करोड़ के ऊपर है तो फॉर्म नंबर वो सब अपन ने पढ़ा है। देन अकाउंट्स एंड ई-वे बिल, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है। रिटर्न में एक छोटा सा रूल 67 ने ऐड किया गया है, मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी। मतलब क्या होता है, सपोज मेरे को नील रिटर्न फाइल करना है तो मेरे को फिर कंसल्ट करके जाना पड़ता है, उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, करेक्ट ना। तो देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस चैप्टर फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश नील रिटर्न, तो नील रिटर्न के लिए क्या है, मेरे को कंसल्ट तो पैसा लगाता ही है, तो थोड़ा काम गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है। इनफॉर्म GSTR 39(3)(b) नील रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37, करेक्ट ना। तो अगर आपको ये रिटर्न फाइल करना है
तो आप उसको फाइल कर सकते हैं थ्रू अ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यूजिंग रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड वो आपके OTP से वेरीफाई होगा। सो बाय सेंडिंग शॉर्ट मैसेज सर्विस फैसिलिटी, वो मैंने दिया है कि क्या मैसेज भेजना है, उससे ऑटोमेटिक वो आपका नील रिटर्न फाइल हो जाएगा, ताकि आपका कंप्लेंस कम हो और आप लोग नील रिटर्न भी फाइल करो। ठीक है, चलो नाउ अभी कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं GSTR 1 में। अपन ने पढ़ा था कि मंथली कंप्लायंस है, फिर अपन ने ये भी पढ़ा था कि क्वार्टरली कंप्लायंस है। तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अंदर है उनके लिए GSTR 1 क्वार्टरली सबमिट करना है एंड 1.5 करोड़ है तो मंथली। तो उसके जो ड्यू डेट है वो प्रेजेंटली 10 तारीख है, बट वो कुछ दिनों के लिए 11 तारीख की गई है, मतलब अभी भी कोविड की वजह से ही समझो वॉट एवर इट इज, वो 11 की गई है। एंड जिनका क्वार्टरली उनका 1.5 करोड़ से कम है उनके लिए 13 तारीख की गई है। कितनी की है? 13 तारीख की गई है, बराबर है। देन GSTR 3B में अमेंडमेंट हुआ है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो ही 20 तारीख, 5 करोड़ से कम है तो 22 से 24 के बीच में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो 1 और 3 में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बाकी तो एज इट इज है, बाकी कुछ अमेंडमेंट्स में नहीं है। देन पेमेंट ऑफ टैक्स में एक रूल 86A छोटा सा ऐड किया गया है। गवर्नमेंट अगर चाहता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो ITC है वो क्लेम करने से आपको गवर्नमेंट रोक सकता है। ITC क्लेम करने से गवर्नमेंट आपको रोक सकता है। द कमिश्नर एंड एन ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ not below the rank of assistant commissioner having reason to believe that the credit of ITC in electronic credit ledger has been fraudulently availed or ineligible, मतलब उसको अगर लगता है कि आपने जो ITC लिया है वो फ्रॉड करके लिया है वो, या फिर वो ब्लॉक क्रेडिट है, इनएलिजिबल क्रेडिट है, तो वो आपको रोक सकता है। उतना पैसा आपका ITC में ब्लॉक हो जाएगा। मतलब मेरा ITC 1 लाख का है, उसको 30,000 रुपये डाउट है तो 30,000 रुपीज़ वो ब्लॉक हो जाएगा। 17,000 का मैं क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। फिर वो इन्वेस्टिगेट करेगा और उसको लगता है कि मैंने फ्रॉड नहीं किया है तो फिर 30,000 बाद में रिलीज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। इतना ही सिंपल है। द क्रेडिट ऑफ ITC हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट पास अंडर रूल 36 इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस। अभी देखो क्या लिखा है, आपके पास इनवॉइस है, डेबिट नोट है, बट ऐसे बंदे ने इशू किया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर वो उसने जो प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दिया है वहां पे बिजनेस ही नहीं कर रहा है, या फिर आपने गुड्स बिना मिले क्रेडिट क्लेम किया है। मतलब 3 केसेस में ब्लॉक होगा। पहला, जिस बंदे से आपने बिल लिया वो एग्जिस्ट नहीं करता, बिल वो बंदा है लेकिन उसने जो एड्रेस दिया वहां पे वो बिजनेस ही नहीं कर रहा है। तीसरा, विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड सर्विस और बोथ, या वो बंदा जेन्यून है, बिजनेस भी कर रहा है, उसने खाली आपको फेक बिल दिया, आपको गुड्स नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला है और आपने क्रेडिट क्लेम किया है। ये पहला। दूसरा, तो ये केस में वो ब्लॉक किया जाएगा। द क्रेडिट ऑफ ITC हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, एनी डॉक्यूमेंट डिस्काउंट रूल 36 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई द टैक्स चार्ज इंस्पेक्टर विच हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट। करेक्ट, मतलब मैंने क्रेडिट तो क्लेम किया है बट उस बंदे ने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया है। या फिर मेरे पास इनवॉइस नहीं है, डेबिट नोट नहीं है, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा था। मेरे पास इनवॉइस नहीं है, डेबिट नोट नहीं है, तो इन केसेस में वो ब्लॉक किया जाएगा। मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डिंग राइटिंग नॉट अलाउड डेबिट ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट, मतलब 1 लाख रुपए में से अगर उसको 30,000 रुपये डाउट है तो उतना ही अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा। फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी अंडर सेक्शन 49 और फॉर द क्लेम ऑफ रिफंड, तो आप उसका रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते और उसको भी यूज भी नहीं कर सकते। द कमिश्नर और द ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय हिम अंडर सब रूल 1 may upon being satisfied that the condition for disallowing debit of electronic credit ledger as above no longer to exist allow such debit। हाँ, मतलब क्या है कि वही है, तो डिसअलाउ किया है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, सिंपल बोला है। ये रजिस्ट्रेशन 1 साल तक रहेंगे, 1 साल में उसको इन्वेस्टिगेट करना है एंड 1 साल के बाद फिर वो लिमिट नहीं रहेगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड रिफंड में कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ इसके आगे के जो चैप्टर है अपन, दिस इज फॉर CMA फाइनल एंड CS प्रोफेशनल।
है ना। ये इसके आगे के जो है इट इज़ नॉट फॉर CMA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव, CA इंटर। तो इसके आगे के अमेंडमेंट्स ओनली 2 कोर्स के लिए, CS प्रोफेशनल एंड CMA फाइनल। बाकी लोगों को इसके आगे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तीनों कोर्स को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने कंबाइंड वीडियो रिकॉर्ड किया है, लेकिन आपको जो नोट्स दिए वो प्रॉपरली अलग अलग दिए हैं। तो इसके आगे कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है, मैंने सब दिया है। रिलेवेंट अमेंडमेंट्स नहीं, मतलब अमेंडमेंट्स है बट इंस्टीट्यूट के हिसाब से कोई अमेंडमेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने बस दिया है। इसके आगे कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, दैट्स इट। तो यहाँ पे अपना पूरे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। आप देख लो एंड तक कोई अमेंडमेंट है नहीं। तो GST में ज़्यादा इस बार अमेंडमेंट्स नहीं हुए, लास्ट ईयर हुए तो अपने ऑलरेडी दिसंबर 20 के लेक्चर में कवर किए। दीज आर द फ्यू अमेंडमेंट्स जो इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई की है, वो अपने पूरे कवर किए हैं। थैंक यू सो मच।